नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीएनएम टीवी। कोरोना, ये नाम जब कुछ महीनों पहले हमारे सामने आया था, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते थे। लेकिन अब महीने बीत चुके हैं और कोरोना वायरस क्या है, किस तरह लोगों पर असर कर रहा है, कैसे बचना है, ये सारी जानकारियां अब हमारे पास कहीं ना कहीं है। कोरोना से बहुत महीनों तक डरने के बाद अब हमने डरना छोड़ दिया है। ये एक बहुत ही बड़ी लापरवाही यूरोप के देशों ने की है और उसी का खामियाजा यूरोप के देश भुगत रहे हैं। यूरोप में कोरोना का सेकंड वेव शुरू हो चुका है। भारत में इसकी संभावना कितनी है और एक्टिव केस हमारे यहाँ, ये खुशखबरी हम कह सकते हैं, अच्छी बात, राहत की बात हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ एक्टिव केस लगातार कम हो रहे हैं। लेकिन इन एक्टिव केसों को लगातार कम करने की जिम्मेदारी देश की सरकार के साथ साथ हम सबकी है। आज फिर एक बार इसी मुद्दे पर बातचीत होने वाली है कि आखिरकार कितनी संभावना है सेकेंड वेव की और सेकेंड वेव को आने से पहले, भारत में आने से पहले हम कैसे रोक पाएंगे। मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर विहंग मजूमदार, जो एडवाइजर है कोरोना डायग्नोसिस जो कमेटी है भारत सरकार की, जो वडोदरा में काम कर रही थी जब से कोरोना आया है तब से, और साथ ही वो कम्युनिटी मेडिसिन के रिटायर्ड प्रोफेसर रह चुके हैं। पिछले 35 सालों से पब्लिक हेल्थ सेंटर में काम करते आए हैं और बहुत काम किया है इसी फील्ड में, और जब से कोरोना आया है तब से लगातार उस पर स्टडी कर रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं और अपनी जो एडवाइस है, एक्सपर्ट एडवाइस है, वो हमें कोरोना से बचाने के लिए देते जा रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में आपका। कोरोना एक्टिव केस भारत में लगातार घट रहे हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि देश से कोरोना विदाई ले रहा है? ये कहना अभी मुश्किल है और थोड़ी जल्दबाजी भी होगी ये कमिट करने के लिए। सच बात ये है कि इंडिया पूरा एक ऑलमोस्ट एक कॉन्टिनेंट जितना बड़ा है, एक महाद्वीप जितना बड़ा है, तो हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में कोरोना अलग अलग स्टेज पे अभी भी है। तो जहाँ पे ज़्यादा था वहाँ पे जैसे संक्रमण बढ़ गया, कंट्रोल हुआ, वहाँ पे घट रहा है। बट कैसे इलाके थे जहाँ कभी आया ही नहीं था, और कई इलाके हैं जहाँ पे अभी फिर से कम होने के बाद बढ़ रहा है, जैसे केरला फॉर एग्जाम्पल। दिल्ली में कुछ दिन से सुन रहे हैं कि वापस केस बढ़ रहे हैं। तो उसमें सिर्फ कोरोना के अलावा और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे दिल्ली में एयर पोल्यूशन की बात है, वो एक फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से ये संक्रमण बढ़ रहा है। और जगह पे जैसे एहतियात बढ़ रही है, मूवमेंट कम हो रहा है, लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं, वहाँ पे धीरे धीरे डिजीज कम हो रही है। एक और बड़ा सा पहलू इसमें यह भी है कि अब डॉक्टरों को ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि ये इस रोग के इलाज कैसे किया जाए, तो वो डिजीज कंट्रोल, जल्दी इलाज ठीक होने में इसका भी एक बहुत बड़ा भाग रहा है इसमें। जी, भारत में कोरोना के जो केसेस है पर डे करीबन 95,000 से ज्यादा आने की शुरुआत हो गई थी। लेकिन अब ये राहत की खबर है कि अब हम रोजाना 40-45,000, 50,000 के आसपास अब हमारे यहाँ केसेस आ रहे हैं। सर, कह सकते हैं कि ज्यादातर राज्यों ने जो पिक लेवल था उसे पार कर लिया है और हम डाउनफॉल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। टू सर्टेन एक्सटेंट हाँ, ये सच है कि हमारा जो मैक्सिमम हमने केस देखे वो सितंबर महीने में लगभग पूरी कंट्री में, इंक्लूडिंग गुजरात, इंक्लूडिंग बड़ौदा, हमने सबसे ज़्यादा केस सितंबर के दूसरे तीसरे हफ्ते में देखे। मेरा पर्सनली ये मानना है कि इसमें थोड़ा बहुत रहा हाथ, अगस्त में जो ज़्यादा त्यौहार आते हैं उसका एक फैक्टर रहा था। चाहे 15 अगस्त हो, रक्षाबंधन हो, जन्माष्टमी हो, मोहर्रम हो, वो सभी त्यौहार अगस्त में बहुत ज़्यादा आते हैं। उसमें पॉपुलेशन की मूवमेंट, कांटेक्ट बढ़े, उसकी वजह से इन्फेक्शन बढ़ा, और इन्फेक्शन बढ़ने के बाद हमको पीक सितंबर में देखने का मिला। इसकी वजह से हम थोड़े सहमे हुए हैं कि अगर फिर से ये त्यौहार के मौसम आ रहे हैं जैसे दिवाली वगैरह में, तो वो एक गुंजाइश हमेशा रहती है। लेकिन यस, उसके बाद अभी केस काफ़ी कम हो गए। सितंबर अक्टूबर में तो काफ़ी हद तक ये केस कम हो गए। कोरोना पिक ज़्यादातर राज्यों ने पार कर लिया है, लेकिन संभलने की जरूरत अभी भी है, क्योंकि हमें एग्जाम्पल यूरोप के देशों से लेना है। ये कोरोना जब आया था सबसे पहले यूरोप के देशों में, चाइना के बाद यूरोप के देशों में संक्रमण ज्यादा देखा गया था, और उसके बाद जैसे जैसे भारत में केसेस बढ़ने लगे, यूरोप के देशों में कहीं ना कहीं यूरोप के देशों ने उसे कंट्रोल किया था। लेकिन अब फिर एक बार बेकाबू रफ्तार से अमेरिका में, फ्रांस में मामले दर्ज होते जा रहे हैं। अमेरिका में कल की बात करूं, 1 लाख क्रॉस कर गया है अमेरिका। जो कोरोना के पिक, जो लास्ट पिक था, फर्स्ट वेव था, उसमें भी अमेरिका ने कभी 1 लाख क्रॉस नहीं किया था, और फ्रांस में भी बड़ी संख्या में केस दर्ज हो रहे हैं। सर, इसकी क्या वजह हो सकती है कि एक बार पिक होने के बाद, डाउनफॉल होने के बाद फिर एक बार कोरोना के केसेस इतने ज्यादा दर्ज हो रहे हैं? ये यूजुअली क्या होता है, जब पीक बढ़ता है तो लोग थोड़ा डर के प्रिकॉशन लेना शुरू करते हैं,
और प्रिकॉशन की वजह से केसेस फिर कम होते हैं। जैसे केस कम होते हैं फिर से लोगों को कॉन्फिडेंस आता है कि अब फिर से नहीं होगा, जो हो गया हो गया, फिर वो लोग सेफ बिहेवियर बंद कर देते हैं। अमेरिका में तो इलेक्शन सीजन चल रहा है, तो इलेक्शन रैलीज हो रही हैं, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, मास्क नहीं यूज कर रहे हैं। कई लोग तो मानते हैं कि कोरोना जैसी चीज है ही नहीं। अमेरिका में आप बहुत सारे स्टेटमेंट बहुत सारे लोगों के सुनेंगे, कोरोना कुछ है ही नहीं, ऐसी कुछ बात होती नहीं है। मॉल्स आर ओपन, स्कूल्स आर ओपन, इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं। तो लेकिन एक मेरे को चीज पॉइंट आउट ये भी करने है कि हम जो मिस कर रहे हैं सब में इज डिफरेंस बिटवीन अ केस एंड इन्फेक्शन। ओके, केस जो हम उसको बोलते हैं कि जिसका हमने टेस्ट किया है, पॉजिटिव आता है, वो जो आप नंबर बोल रही हैं वो केसेस है। ओके, उसके 10 गुने या 100 गुने ऐसे भी लोग होंगे जिसने टेस्ट भी नहीं किया, जिसको लक्षण ज्यादा नहीं हुए, सिम्टम भी नहीं हुए, बट दे आर इन्फेक्टेड, और जो और लोगों को और लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो उसका नंबर बहुत बड़ा है जो हमें अंदाजा भी नहीं है जी। तो हम इन्फेक्शन और केस में थोड़ा डिफ्रेंशिएट करें कि जिसको हम जो सरफेस के ऊपर आ रहा है वो इन केस है, पानी के अंदर जितना बड़ा है वो हिमद्वीप है, वो हमें नहीं दिख रहा है, वो दोज हु आर इन्फेक्टेड। सो दैट इज अ बिग चैलेंज इन एवरीवेयर कि ये इन्फेक्टेड लोग होते हैं, कॉलेजेस में मिल रहे हैं, पब्स में मिल रहे हैं, बार्स में मिल रहे हैं, होटल्स में मिल रहे हैं, दे आर ट्रैवलिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज वर्किंग। सो ऑब्वियसली वो इन्फेक्शन होने का, अगर मास्क नहीं पहनते तो इन्फेक्शन ट्रांसमिशन होने का सीजन है, तो हमेशा वो बढ़ेगा घटेगा। और लोग जो नहीं घूम रहे थे फिर वो बाहर आते हैं, दिल्ली में मेट्रो शुरू हुआ, केसेस बढ़े, बट एट द सेम टाइम एक कॉम्प्रोमाइज कहीं करना पड़ता है कि हम कितने दिन तक इकोनॉमी को बंद रखेंगे, रोजगार को बंद रखेंगे। तो कहीं पे ये ट्रेड ऑफ होगा कि हम इकोनॉमी को खोलेंगे और थोड़े केस भी बढ़ेंगे, बट एज लॉन्ग एज अगर लोग प्रिकॉशन लेते हैं तो शायद इतना न बढ़े जितनी हमें डर है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इकोनॉमी देश की बुरी तरह प्रभावित हो रही थी, इसलिए हमारे देश को भी अब खोल दिया गया है। लेकिन हर इंडिविजुअल को वो जिम्मेदारी उठानी होगी कि आप तक कोरोना ना पहुंचे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सर बता रहे हैं, मजूमदार साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही कि हम जो आंकड़े देख रहे हैं वो तो सिर्फ सरफेस पर हैं, उससे कई गुना ज्यादा केसेस एग्जिस्ट करते हैं। भारत में भी मैंने पिछले दिनों एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें लिखा गया था कि करीबन 38 करोड़ लोग ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुके हैं, जबकि हमारे पास जो आंकड़ा है वो करीबन 82 लाख का है। यानी जो आंकड़ा है दरअसल में बहुत बड़ा हो सकता है। जो हमारे आसपास लोग घूमते हैं जो पॉजिटिव हमें नहीं पता है कि है, वो भी हमें इन्फेक्ट कर सकते हैं, और ऐसे में बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सबसे बड़ी बात आपके मन में यही आ रही है कि सेकंड वेव, क्या भारत में इसकी संभावना है? सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ये वेव होता क्या है। पहले ही जब फर्स्ट वेव आया था तभी कहा जाता था कि शायद ये डाउन होगा और उसके बाद फिर एक बार पिक आएगा। तो ये वेव्स कैसे होती है और ये संक्रमण वेव्स में कैसे फैलता है? वेव्स में जैसे बताया कि जब फॉर ऑल न्यू इन्फेक्शन, जैसे कोरोना पहले था ही नहीं एग्जिस्टेंस में, तो 100% ऑफ द पॉपुलेशन को यह माना जाता है कि वो ससेप्टिबल है, दैट मींस दे कैन गेट द इन्फेक्शन। उनके पास वो डिजीज के लिए कोई इम्यूनिटी नहीं है। तो जितने जितने लोग को आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आएंगे तो आपको इन्फेक्शन होने की चांसेस हैं। वो किस बात पे, 3 बात पे निर्भर रहता है। एक निर्भर इस पर रहता है कि आपको इन्फेक्शन का लोड कितना आया, दैट मीन सामने वाले ने आप पे कितने वायरस छोड़े, आप उसके कितने नजदीक थे, तो आपकी बॉडी में कितना मात्रा में वायरस गई, एक वो आएगा। दूसरी होती है कि वायरस का विरुलेंस, दैट मीन वो कितना पोटेंट वायरस है, तो वो उस पर निर्भर रहता है। और तीसरा मुद्दा रहता है आपकी खुद की इम्यूनिटी। ये 3 के बैलेंस में वो तय करता है कि आपको डिजीज होगी या आपको डिजीज नहीं होगी। तो पहले जितने वेव में जैसे हमको इन्फेक्शन कौन हुए, तो जो फॉरेन से ट्रैवल कर रहे थे, मेट्रोज में इन्फेक्शन हुए, जहाँ पे फॉरेन से लोग आके रहते थे, डायरेक्टली घर पे गए, दे वर इन्फेक्टेड। तो एक बहुत बड़ा जो लोग भूल जाते हैं सभी इन्फेक्शन में, इज अ पीरियड विच वी कॉल एज इंक्यूबेशन पीरियड। दैट मीन्स मेरे बॉडी में वायरस ने एंटर किया और मेरे में रोग के लक्षण आए, वो समय 10 से 12 दिन 8 दिन का हो सकता है। तो मेरे को मालूम नहीं था, मैं यूएस में था, अमेरिका में, यूके में था, मेरे को इन्फेक्शन लगा, मैंने ट्रैवल किया, मैं इंडिया में आया, मेरे को 4 के 5 दिन के बाद मेरे को रोग के लक्षण आए। मीनवाइल मेरे को रोग के लक्षण आने के 2 दिन पहले मैं औरों को इन्फेक्शन दे सकता हूँ। तो मेरे को मालूम होने के बावजूद भी मैंने 2 दिन तो जिसको मिला मैंने इन्फेक्शन दिया। तो ऐसे बहुत सारे इन्फेक्शन हमारे इनिशियल फेज में आए। फिर हमको पता चला, हमने लॉकडाउन किया, मूवमेंट बंद की, फिर भी जितने इन्फेक्शन हो सके हो गए, फिर वो कंट्रोल में आया। जैसे जैसे हमने अनलॉक 1, 2, 3 चालू किया,
लोग एक दूसरे से मिलना चालू हुए, बाजार खुले, फिर से लोगों को इन्फेक्शन होगा, जो पहले संक्रमित नहीं थे फिर से संक्रमित होंगे, तो वो सेकंड वेव आता है। जी जी जी। और सेकंड वेव का दूसरा एक पॉसिबिलिटी ये है कि वायरस अपना रचना थोड़ी बदल देता है, तो आपको वायरस का फर्स्ट वर्जन में आपकी इम्यूनिटी है, लेकिन वायरस की सेकंड वर्जन के सामने आपको इम्यूनिटी नहीं है, आप फिर से ससेप्टेबल हो जाते हैं वायरस के न्यू वर्जन में। तो वायरस बहुत जल्दी जल्दी अपना वर्जन चेंज करता है। दैट इज अनदर रिस्क ऑफ ऑल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन वायरसेस इंक्लूडिंग कोरोना। यानी कि सेकेंड वेव में हम और भी ज्यादा कहीं ना कहीं खतरे में हो सकते हैं। जिसको एक बार कोरोना हो चुका है उसको भी अगर वायरस अपना स्वरूप बदलता है तो फिर से ये बीमारी होने की संभावना है, ये कह रहे हैं मजूमदार साहब। और खतरे की घंटी अभी भी बज ही रही है, खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि सेकेंड वेव की जो बात हो रही है अगर वो भारत में आता है तो क्योंकि भारत की आबादी बहुत ज्यादा है दूसरे देशों के मुकाबले, और कहीं ना कहीं सर हमारी इम्यूनिटी से भी भारत को यूरोप के देशों के मुकाबले थोड़ा सा फायदा मिला है, ऐसा आप मानते हैं? कम हमारे यहाँ केस दर्ज हुए हैं जितने होने चाहिए। उसका देखने का नजरिया थोड़ा अलग से हम देखें जी। तो ये होता है कि जिसको हम पुअर हाइजीन या सैनिटेशन एनवायरनमेंट में जैसे मानते हैं हम लोग, काफी लोग रहते हैं, तो उससे एक तो हमको रिपीटेड वायरस और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है और हमारी इम्यूनिटी उससे बूस्ट होती जाती है। वो पर्टिकुलर वायरस या वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया के सामने हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति आती है। लेकिन ये जरूरी कोरोना के लिए नहीं है, क्योंकि वो हम पहले वायरस था ही नहीं। जी जी जी। चाहे तो इसके लिए हम डायरिया या निमोनिया या ट्यूबरक्लोसिस के लिए हम बोल सकते हैं कि हमको पहले एक्सपोजर हुआ है इसलिए हमारी इम्यूनिटी है। यस, लेकिन ये माना जाता है कि बिकॉज हमारा ये एक्सपोजर, हमारी इम्यून सिस्टम बहुत बार चैलेंज हो चुकी है, तो हमारी इम्यूनिटी जनरली जो साफ सुथरे देश होते हैं उसके मुताबिक हमारी इम्यूनिटी, जनरल इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन एक दूसरा उसका पहलू ये भी है कि हमारे में से जितने भी ससेप्टेबल थे ये रोग को, वो उतने मर भी गए लोग। दैट मीन्स डायरिया है, निमोनिया, टीबी से जो लोग नहीं सहन कर पाए इन्फेक्शन, तो दैट मीन्स अनहेल्दी पीपल केप्ट ऑन डाइंग, हेल्दी पीपल आर सर्वाइविंग। जी जी जी। तो ओवरऑल जो हम बच चुके हैं ये सब इन्फेक्शन के रिस्क से, वी आर ओवरऑल हेल्दियर देन आवर अनफॉर्चुनेट fellow citizens who were not able to survive these infection. So we are little better than the others. तो एक पहलू वो भी हो सकता है। इम्यूनिटी को लेकर बहुत सारी बातें होती थी कि इम्यूनिटी आप बढ़ाइए, लेकिन सर जिस तरह से कह रहे हैं कि इम्यूनिटी अलग अलग बीमारियों के प्रति आपकी डेवलप होती है और दूसरी बीमारियों की इम्यूनिटी आपके पास थी, लेकिन कोरोना की इम्यूनिटी अभी भी आपके पास नहीं है। अगर इस बीमारी का फेस टू फेस हमसे नहीं हुआ है, हम नहीं जानते कोरोना पॉजिटिव नहीं होने के बावजूद भी क्या हमारे शरीर में इसकी इम्यूनिटी है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग कोरोना से थ्रू हो चुके हैं और फिर भी उन्हें पता नहीं चला है। अब सबसे बड़ा सवाल जो आपके मन में है, कोरोना की दूसरी लहर क्या भारत में आ सकती है? ये जरूर हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि कितनी पॉसिबिलिटीज है कि हम भी फिर एक बार पिक पे चले जाए। ये हमारे पे निर्भर रहता है कि अगर सेकंड पीक आनी चाहिए या नहीं आएगी। इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स। ओके। अगर मैं एहतियात रखता हूँ, मैं मास्क यूज करता हूँ, मैं अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझता हूँ, न तो खुद को अपने बचाने के लिए पर औरों को बचाने के लिए। मैं शायद संक्रमित हूँ, अगर मैं मास्क यूज कर रहा हूँ तो मेरे सामने जो आ रहा है मैं उसको बचा रहा हूँ। सिमिलरली सामने मेरे कोई व्यक्ति आ रहा है जो इन्फेक्टेड है और मैंने मास्क पहना है, मैं अपने आप को बचा रहा हूँ। तो वो डिस्टेंसिंग है, मास्क है, सैनिटाइजेशन है, तो वो सब अगर प्रिकॉशंस हम कंटिन्यू करें जिसमें हमें कोई नुकसान नहीं है। यस, थोड़ा हमको इनकन्वीनियंस जरूर है लेकिन नुकसान कुछ है नहीं, तो वी कैन प्रिवेंट अ सेकेंड वेव। सेकेंड इज कि हम जैसे त्योहार आएंगे जहाँ पे हम ऑब्वियसली एक हमें बैलेंस मेंटेन करना है कि वी वांट टू एंजॉय द फेस्टिवल्स, बट यस विद सम प्रिकॉशंस कि हम थोड़ा उसका हमारा लेवल ऑफ एंजॉयमेंट थोड़ा कम करके हम एंजॉय जरूर करें, बट वो थोड़े ध्यान रखते हुए कि हम अपने आप को या औरों को रिस्क में नहीं डाल रहे। आई वॉन्ट टू गिव अ स्मॉल एग्जाम्पल। जैसे इन द नेक्स्ट 15 डेज, अभी जैसे 15 दिन दिवाली को बाकी है, सबकी तनख्वाह होगी 1 तारीख को। यू मे फाइंड के अभी नेक्स्ट 1 वीक में हमारे सभी बाजार में भीड़ होने की शंका हो सकती है। चाहे आप रावपुरा जैसे ले लो या मांडवी ले लो या मंगल बाजार ले लो। प्रॉब्लम इसमें क्या होगी, जैसे हमें सब शॉपिंग करने निकलेंगे तो हमें ये पेशेंस नहीं होगी कि एक दुकान में किस हम देख रहे हैं कि 2-3 लोग खड़े हैं तो हम 5 मिनट बाहर वेट कर लें कि कोई बाहर आ जाए फिर हम अंदर जाएंगे। ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे दुकान वाले को, जिसको 6 महीने से कोई धंधा नहीं है, वो आपको दुकान में आने से रोके। बिल्कुल।
सो ही विल, वो आपको प्रिवेंट नहीं करेगा, आप अंदर जाएंगे तो आपका रिस्क बढ़ जाता है संक्रमण का, शॉपकीपर का बढ़ जाता है, आप इन्फेक्शन लेके आएंगे, आपके घर पे इन्फेक्शन स्प्रेड होगा, शॉपकीपर को इन्फेक्शन होगा, वो अपने घर इन्फेक्शन ले जाएगा। तो हमें मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको सिम्टम आएंगे 10 दिन के बाद, तो हम कौन सी दुकान में से हमको कहाँ पे इन्फेक्शन लगा हमें पता ही नहीं चलेगा। तो ये थोड़ा हमें प्रिकॉशन ये लेना है कि हम हो सके तो, और ये ऑब्वियसली है एवरीबडी डजंट हैव पेशेंस कि हम वेट करें 2 मिनट कि कोई दुकान में कोई खड़ा है तो हम बोले कि हम चलो कोई और दुकान में चले जाते हैं। तो ऑब्वियसली शॉपकीपर को भी वो ट्राई करेगा आपको अंदर बुलाने के लिए, तो वो कहीं पे भी वो प्रेशर रहने वाला है। तो हम थोड़ा ये प्रैक्टिकल बन के देखें कि हम कोई दुकान में भीड़ ना करें, चाहे आप डेफिनेटली शॉपिंग करिए, बट विथ सम प्रिकॉशन, विथ सम कॉमन सेंस कि हमको अवॉइड करना है क्राउड्स, और कुछ भी चीज दुकान में छुए उसके बाद हमारे हाथ सैनिटाइज कर ले, या छूने से पहले सैनिटाइज करें, तो सबके भलाई के लिए होगा, इंक्लूडिंग योरसेल्फ। यस, दिवाली में हम मिठाइयाँ बांटते हैं, तोहफे बांटते हैं, इस दिवाली कोरोना नहीं बांटना है। बहुत ध्यान रखने वाली बात है। अब दिवाली को बहुत कम दिन बचे हैं, 10-12 दिन बचे हैं। ऐसे में जो सारे हमारा जो उत्साह होता है वो पिक पर चला जाएगा, फेस्टिव मोड में हम आ जाते हैं, हमें घर सजा रहा है, हम बहुत दिनों से घर में हैं, बोर हो रहे हैं, लोगों से मिले जुले नहीं हैं। लेकिन कुछ और महीने रुक जाइए, उत्सवों की नगरी है हमारी वडोदरा नगरी, और पूरा देश उत्सव प्रिय देश है। लेकिन उत्सव हर साल आने वाले हैं। अगर हम स्वस्थ है, अगर हमारा परिवार स्वस्थ है, अगले साल दिवाली मना लेंगे। थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना ही होगा अगर सेकेंड वेव नहीं आने देनी है। जैसे कि सर ने एग्जांपल दिया, आप अगर बाजार गए हो, बाजार ऐसे ही बिल्कुल रूटीन चल रहे हैं जैसे कोरोना से पहले चल रहे थे। यहाँ संभल जाने की जरूरत है। अगर कोई चीजें कम है आपके पास, उसके बिना भी दिवाली हम मना सकते हैं। लेकिन कोरोना का सेकंड वेव, क्योंकि हमारे पास एग्जांपल है यूरोप के देशों का, यूरोप के देशों की हेल्थ सिस्टम बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसके बावजूद ना वो पहली बार बच पाए थे और अब ना वो दूसरी बार बच पा रहे हैं। भारत में ये स्थिति हमें नहीं आने देनी है। भारत में बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होगा और उसका फायदा हमें मिला है, और वो लॉकडाउन के जो महीने आपने बिताए हैं उसका जो फल मिला है उससे बेकार नहीं जाने देना है। फिर एक बार थोड़े से एहतियात के साथ त्योहार मनाना है। सबसे बड़ी दूसरी एक बात है कोरोना को लेकर वैक्सीन, और बहुत बेसब्री से हम सब इंतजार कर रहे हैं कि वैक्सीन आएगी और कहीं ना कहीं इस महामारी से हमें निजात दिला जाएगी। सर, वैक्सीन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वैक्सीन आ तो जाएगी, लेकिन कितनी कारगर साबित हो सकती है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी अभी वैक्सीन बनाने में जुटी हुई है, एंड वो अलग अलग टेक्नोलॉजी से वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक जो हम पास्ट एक्सपीरियंस से जाएं तो जितनी भी आज तक इन्फ्लुएंजा वैक्सीन बनी है, और एक्सपर्ट्स ने ये कोविड वैक्सीन के बारे में भी स्वीकारा है, जो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन आएगी दे आर लाइकली टू बी ओनली 50% इफेक्टिव। मीनिंग के अगर हम 100 आदमी को वैक्सीन देते हैं और सभी को सेम संक्रमण फेस करने की नौबत आ जाए, तो उसमें से सिर्फ 50% को रोग प्रतिकारक शक्ति आने की संभावना है, अभी तक जो वैक्सीन के बारे में जानकारी मिली है। एक बात यह है वैक्सीन की। दूसरी बात यह है कि अभी ऑल इन ऑल पॉसिबिलिटी ये भी है कि वैक्सीन इज गोइंग टू बी अ 2 डोज वैक्सीन, मीनिंग कि आज मैंने वैक्सीन ली तो 4 से 6 हफ्ते के बाद मुझे उसका सेकंड डोज देना है। तो पूरा उसका लॉजिस्टिक्स, उसका कॉस्ट, उसका मैन्युफैक्चरिंग, सभी मुद्दे देखते हैं। तो मेरे को ये चिंता ये बात की मुझे पर्सनली ये होती है कि कल ऐसा ना हो जाए कि मैंने, सब लोग ये मानने लगे कि मैंने वैक्सीन ले लिया है, अभी मैं न तो हाथ धोऊंगा न तो मास्क पहनूंगा, तो मेरे को कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने वैक्सीन ले लिया। तो मुझे मालूम नहीं है कि ये 100 लोग में से 50 में कौन है, मेरा नंबर है या नहीं, क्योंकि मैं वो टेस्ट शायद न करा पाऊं कि मेरे में एंटीबॉडी आ गई कि नहीं वैक्सीन की वजह से। तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी लॉजिस्टिकली फीजिबल कि 100 करोड़ लोगों को हमने वैक्सीन दी तो 100 करोड़ का हम टेस्ट करके देखें कि इसमें एंटीबॉडी हुई या नहीं हुई। तो ये सब मान लेंगे कि मेरे में हो गई, चाहे वो 50% में ना भी हो। तो लेकिन सो प्रिकॉशंस इन स्पाइट ऑफ वैक्सीन तो ये कंटिन्यू ही रहने चाहिए। हम वैक्सीन लेने के बावजूद भी हमें प्रिकॉशन, जो भी मास्क या सैनिटाइजेशन के रहे वो रहेंगे। अगर आपको प्रोटेक्शन मिलता है तो आपका सदनसीब है, आपको नहीं मिलता है, कम मिलता है, तो भी आपको वो प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग मार्केटिंग टेक्निक में ये भी कहते हैं कि आप 2 तरह की वैक्सीन ले लो, ये कंपनी की भी लो और वो कंपनी की भी लो, क्योंकि दोनों के तरीके इम्यूनिटी दिलाने के अलग है।
तो फिर वो चक्कर में भी कहीं पड़ जाते हैं कि चलो हम 2 तरह की वैक्सीन लेंगे, बट देयर इज स्टिल नो गारंटी, बिकॉज आज तक कोई वैक्सीन दुनिया में ऐसी नहीं है जो 100% कारगर होती है। सभी की अपनी लिमिटेशन होती है, कोई 90% इफेक्टिव होती है, कोई 95% होती है, कोई 50% होती है। और एक सवाल मेरे मन में ये भी आ रहा है कि आपने अभी अभी कहा कि वायरस अपना स्वरूप बदल सकता है, तो एक वैक्सीन लेने के बाद अगर वायरस स्वरूप बदलता है तो वो वैक्सीन क्या इट मे बी पार्शियली इफेक्टिव और इट मे नॉट बी इफेक्टिव एट ऑल। इसलिए हर साल नई वैक्सीन इन्फ्लुएंजा की बनानी पड़ती है, क्योंकि हर बार इन्फ्लुएंजा का वायरस का स्वरूप चेंज हो जाता है जी। तो वो लास्ट ईयर की वायरस की इन्फ्लुएंजा वैक्सीन मुझे इस साल नहीं काम लगती है। यानी वैक्सीन को लेकर भी कोई बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ महीनों में वैक्सीन आ भी जाती है तो वो कितनी कारगर साबित होती है, उस पर एक बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि कोरोना ने इतने महीनों में अपना थोड़ा सा स्वरूप बदला है और अब शायद कुछ और स्ट्रेन के साथ कोरोना हमारे सामने आ सकता है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ प्रिकॉशन प्रिकॉशन प्रिकॉशन, यही 3 वर्ड मेरी नजर में आ रहे हैं कि इसी से शायद हम बच पाएंगे। वैक्सीन जब भी मिलेगा, किसे मिलेगा, कितने लोगों को मिलेगा, ये सारा कुछ बहुत डिबेटिकल है और उसमें हम ना जाएं। और फिलहाल जब तक वैक्सीन आती है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ 1 महीने पहले फिर एक बार अभियान लॉन्च किया, 2 गज की दूरी। जब हम सोच रहे हैं कि कोरोना अब तो चला गया है, अब क्या जरूरत है इस तरीके के अभियान लॉन्च करने की, लेकिन देश की सरकार शायद लंबा देख रही है, सेकेंड वेव से प्रिवेंट करने की हमें कोशिश कर रही है, हमें अवेयर कर रही है कि बचिए, जितना बच सकते हैं खुद को बचाइए। सर, दिवाली जैसे त्योहार आएंगे, लोग बाहर निकलेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है एक अवेयरनेस क्रिएट होना, खासकर दिवाली के त्योहार में। मेरे सभी को ये संदेश है कि आप जरूर त्यौहार मनाइए। साइकोलॉजिकली लोग काफ़ी डिप्रेस्ड हो चुके हैं ये कोरोना के डर से, तो आप अपने फैमिली के साथ श्योर एंजॉय कीजिए, लेकिन अगेन हमको प्रिकॉशन ये रखना है कि किसी के बहुत नज़दीक ना जाए, मास्क पहने। एक और ये संदेश है कि पटाखे एयर पोल्यूशन बढ़ाते हैं और जिसको ऑलरेडी लंग की बीमारी है, जिसको दमा है, अस्थमा है, उनके लिए ये संक्रमण का रिस्क बढ़ सकता है। तो बने हो सके तब तक हम एयर पोल्यूशन न बढ़ाएं, साफ दिवाली सेलिब्रेट करें, डिस्टेंस मेंटेन करें, एंजॉय करें, घर पे मिठाई बनाएं, घर पे खाएं, जैसे हमने एंजॉय किया लॉकडाउन में वैसे तरह से अभी सब त्यौहार में। टूरिज्म में भी पीपल विल ट्राई टू ट्रैवल। अभी अभी उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया था, तो सरदार सरोवर किसी को जाना है तो ऑब्वियसली उसमें भी डिस्टेंस मेंटेन करें, वहाँ पे भी दे आर गोइंग टू अलाउ ओनली लिमिटेड पीपल पर डे। तो डेफिनेटली वी आर नॉट सेइंग डोंट एंजॉय, बट ऑलवेज बी अलर्ट कि भी कहाँ से मुझे रिस्क लग सकता है। फिर उसके बावजूद भी स्मॉल परसेंट को रिस्क रहेगा, लेकिन हो सके तब तक हमें कॉन्शियस रहना है कि अपने आप को और औरों को इन्फेक्शन से बचाएं। सेलिब्रेट जरूर करें, लेकिन विद सम प्रिकॉशंस। सर, आप मिठाई की बात कर रहे थे, तो अब ऐसा भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि जो रेडीमेड खाना है उससे कोरोना नहीं फैलता है, जो सब्जियां फ्रूट है उससे कोरोना नहीं फैलता है, तो मिठाइयां एक्सचेंज का हमारे यहाँ बहुत बड़ा रिवाज है दिवाली में। तो क्या ये रिवाज जो है इस साल कंटिन्यू रखना है कि इसे हम इस साल छोड़ दें? रिस्क मिठाई में नहीं है जी, रिस्क बॉक्स में है। ओके। तो जिस लोगों ने टच किया है, अगर उनको कोरोना है और उन्होंने ग्लव्स नहीं पहने या मास्क नहीं पहने, तो उसके आउटर सरफेस पे कोई भी कंटेनर हो उस पे वायरस होने की गुंजाइश हो सकती है। फूड डज नॉट ट्रांसमिट कोरोना जी, कोई भी तरह का खाना से कोरोना ट्रांसमिट नहीं होता है, वो एयर से होता है, सांस से होता है, फूड से नहीं होता। सो मिठाई पर से कैन नॉट ट्रांसमिट इन्फेक्शन। बॉक्स में है तो ये हमें करने का है कि बॉक्स को सैनिटाइज करें, या जो सर्व कर रहा है वो ग्लव्स पहन के सर्व करे, बॉक्स को न टच करें। हम भी घर पे आके बॉक्स को बाहर से क्लीन कर दें, या तो मिठाई को बॉक्स से हटा के कोई हमारे घर के कंटेनर में ट्रांसफर कर दे और बॉक्स को डिस्कार्ड कर दे। तो ये सब प्रिकॉशन लेने से मिठाई खाने से इन्फेक्शन नहीं होगा। जरूर मिठाई खाइए। और इस साल वैसे दिवाली में हम एक दूसरे के घर जाते हैं जी, क्या इस बार हमें वो अवॉइड करना चाहिए? वीडियो कॉल से एक दूसरे को विश कर ले, क्या बात है, विल बी ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन यस, कहीं आपको अगर ज़रूरी लगता है आपको मिलना, तो ये रहेगा कि हम दूरी बनाए रहे रूम में। अगर जगह में किसी के घर में जगह है तो हम 2 फुट 3 फुट दूर बैठ के उनसे बात करें, गले ना मिले, पास बहुत ना जाए। डेफिनेटली यू कैन मीट एंड विजिट इफ द सिचुएशन इज गुड इनफ के आप अश्योर्ड है कि आपको रिस्क नहीं रहेगा। सब कुछ बहुत ज्यादा क्लियरली बात हुई है कि दिवाली कैसे मनाई जाए कोरोना से सेफ रहकर। परिवार हमारा है, रिश्तेदार हमारे हैं और सोसाइटी हमारी है, ये कंट्री हमारी है, इन सभी को बचाना है और उसके लिए
इंडिविजुअल प्रयास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक इंसान को एफर्ट लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि दिवाली हर बार आएगी। वीडियो कॉल से बातचीत हो सकती है। मुझे ये बहुत अच्छा लगा ये कि वीडियो कॉल, हमारे पास फैसिलिटीज़ है, वीडियो कॉल से हम बातचीत करके एक दूसरे को विश कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरी है जाएं तो भी थोड़ा सा प्रिकॉशन रखें, क्योंकि नहीं, अब कोरोना जैसी महामारी, क्योंकि बहुत पीछे ऑलरेडी हम चले गए हैं, बहुत महीने पीछे चले गए हैं ऐसे में, और अब इससे नुकसान सहना शायद भारत देश अफोर्ड नहीं करता है। और इसलिए गुजारिश करती हूँ सभी से, वीएनएम के मंच से बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है। सब कुछ आपको पता है, मास्क पहनना है, सैनिटाइजर करना है, सब कुछ आपको पता है, क्योंकि अब कोरोना के बारे में काफ़ी कुछ हम समझ चुके हैं। बस उसे हमेशा जहन में रखना है। ये हर बार इसलिए हम लगातार पीरियडिकली आप तक लेकर आते हैं कि कोरोना से बचना है, अभी भी बचना है। अभी भी कुछ महीने, शायद 2022 में भी हम इसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 2022 में भी ये वायरस जो है कुछ महीने हमारे साथ चल सकता है। ऐसे में बचना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और लास्ट नोट पर अगर कुछ कहना चाहें हमारे दर्शकों से। मेरे तरफ से वीएनएम परिवार के और दर्शकों को दिवाली की खूब खूब शुभकामनाएं। आने वाले त्यौहार है, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच सर, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। दिवाली सुरक्षित रूप से मनानी है। शॉपिंग इस बार थोड़ी सी कम करेंगे, चलेगा। अगले साल कुछ और शॉपिंग कर लेंगे, क्योंकि अगर हम हेल्दी है, हमारा परिवार हेल्दी है, दिवाली में हम कोई बुरी यादें नहीं हमारे साथ पूरी जिंदगी कैरी फॉरवर्ड करना चाहेंगे। और इसीलिए मैं कह रही हूँ, सेफली दिवाली मनानी है। शुरुआत अभी से कर दीजिए, घर में, अपने घर में रहें, ज़्यादा कम से कम लोगों को मिले, और दूसरा वेव नहीं लाएं। ये प्रण हमें इस दिवाली करना होगा कि भारत में दूसरा वेव हम नहीं आने देंगे, और ये हर भारतवासी मिलकर करेगा। वीएनएम का यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है, और बेल आइकन आपको प्रेस करना है ताकि वीएनएम का हर अपडेट आप तक लगातार पहुंचता रहे। साथ ही वीएनएम का फेसबुक पेज है, अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां भी हमें फॉलो कर लीजिए। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, सब जगह फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।